विद्या महाविद्यालय का आज हम सब अपना ही शहर देखने जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग गुजरते हैं उसको देखते भी हैं, लेकिन शायद 2 घंटे बाद आप इसी शहर को दूसरी नजरों से देखोगे क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पता चली। तो मैं देख रही हूँ आते जाते तो जिसको सुनना है उसको फास्ट चलना पड़ेगा, तो जिसको नहीं सुनना है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन जिसको सुनना है वो मेरे साथ जल्दी जल्दी चलेगा तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मैडम ने बोला है 2 बजे आपको कॉलेज वापस चलेंगे, ठीक है, मैं तो पूरा दिन देख ठीक। तो हम सब भोपाल में हैं और भोपाल का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, कोई 200-300 साल का इतिहास नहीं है, बहुत ही पुराना है। कैसे पुराना है? आपने एक नाम सुना होगा भीमबेटका, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। भीमबेटका क्या है? प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है, यानी जहाँ आदि मानव निवास करता था, ठीक है, वो वहाँ रहता था और जब उसके पास थोड़ा ज़्यादा सरल लाइफ हुई, जब उसने अच्छे टूल्स बना लिए तो उसकी लाइफ में आराम आ गया। एक ऐड आता था कि लाइफ में हो आराम तो आइडिया आते हैं, है ना, तो उसको आइडिया आए और उसने फिर अपनी लाइफ को और इम्प्रूवमेंट किया और उसी में उसने जब उसके पास खाली समय था तो उसने पेंटिंग्स की, है ना, तो पेंटिंग्स में हमको उनकी पूरी लाइफ दिखाई देती है, उनकी मतलब हमारी ही तो लाइफ है, वो हम कैसे कैसे डेवलप हुए, है ना। तो भीमबेटका में 700 शैलाश्रय हैं, उसमें से 500 पेंटेड हैं, तो वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, लेकिन वही श्रृंखला यहाँ तक आती है। तो आपको जितनी पहाड़ियाँ भोपाल में दिख रही हैं तालाब के किनारे किनारे, ये सब भीमबेटका से चलती आ रही है, ये बनविहार वाली पहाड़ी है ना, इन सब में शैलाश्रय है और उन सब में, इन सभी में छोटे छोटे शैलाश्रय हैं जिसमें आदि मानव रहता था, तो जिनमें पेंटिंग्स भी मिलेंगी और हमको टूल्स वगैरह जो पत्थर के होते थे वो भी मिलेंगे। मानव संग्रहालय इसी पहाड़ी पर है और वो दुनिया का अकेला ऐसा संग्रहालय है जिसमें ओरिजिनल शैलाश्रय है, रॉक शेल्टर है, ऐसा दुनिया में कोई संग्रहालय नहीं है ना। कई बार तो ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बोलूँगी जो कंपटीशन में आती हैं, है ना, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ऐसा कहने का अर्थ ये है कि लाखों साल से भोपाल में हैबिटेशन है, कोई ना कोई यहाँ पे रह रहा था, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में स्टोरी लाके 6th सेंचुरी BC में ला रही हूँ। 6th सेंचुरी BC AD समझ में आता है, यानी ईसा मसीह पैदा हुए उससे 600 साल पहले महात्मा बुद्ध पैदा हुए, है ना, तो हम उसको बोलते हैं 6th सेंचुरी BC। हाँ, तो उस समय 16 महाजनपद में पूरा भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें से एक महाजनपद था अवंती, है ना, अवंती मतलब विदिशा, है ना, हमारे पड़ोस में ही है, उज्जैन। तो ये जो पूरा एरिया है ये अवंती महाजनपद कहलाता था और बौद्ध धर्म के विकास में क्षेत्र का बहुत, हमने पास में ही देखा सांची है, इधर पानगुड़ारिया है और बहुत कुछ आसपास बहुत कुछ बौद्ध हमको चीजें मिलती हैं। एक तो स्तंभ भी भोपाल में मिलता है, अगर आप लोग ने कभी ऐशबाग स्टेडियम देखा होगा, देखा ना, एक खंबा लगा है चौराहे पे, है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने सम्राट अशोक का नाम तो सुना है, ईसा मसीह से 300 साल पहले हुए, है ना, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो अशोक अपने संदेश खंभों के तहत या फिर चट्टानों पर लिखकर दे रहे थे, तो ऐसा ही एक खंभा उन्होंने लगाया, कहाँ लगाया था मालूम नहीं, लेकिन उनके ही समय का एक खंभा हमको भोपाल में मिलता है, पर कभी किताबों में तो नजर आता नहीं, इसलिए नहीं नजर आता कि उस हमेशा खंभों पर अशोक के कोई अभिलेख हुआ करते थे, पर उस खंभे पर नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पा रहे कि वो कहाँ लगा था, क्यों लगा था, अशोक उसके थ्रू क्या कहना चाहते थे, नहीं मालूम, पर उस पर एक अभिलेख है। कब है? 800 साल बाद, यानी कि गुप्त काल में, जब हम स्वर्ण युग पढ़ते हैं ना, गोल्डन एरा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उस समय पता नहीं किसी ने उसके ऊपर लिख दिया, ऊपर से नीचे की तरफ, हम लोग ऐसे या ऐसे लिखते हैं, उसने ऐसे लिखा जैसे चाइनीज लिखते हैं, वो भी नहीं पढ़ पाए हम। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि वो शंख लिपि में है ना, और शंख लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो 5वीं शताब्दी में भी यहाँ कुछ हो रहा था, फिर 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी देखें तो आपने एक साइट सुनी होगी भोजपुर के पास में आशापुरी, है ना, वहाँ पे 23 मंदिरों के रिमेन्स मिले। यानी कि क्यों मिल रहे हैं ये?
और भी बहुत जगह हैं, भोपाल में बहुत जगह हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से विदिशा से अगर आपको नर्मदापुरम तक जाना है, होशंगाबाद तक जाना है, क्यों जाना है? दक्षिण की तरफ, अगर दक्षिण भारत की तरफ जाना है तो आपको इसी एरिया से निकलना पड़ेगा, भोपाल से। तो उस समय जोग्राफिकली ये इम्पोर्टेंट था, रास्ता था, मेन रास्ता जो होता है ना, हाईवे, तो ये हाईवे था, इसीलिए वो खंबा भी मिला। खंबे जो है हाईवे पे थे, तो यहाँ से ये रास्ता निकलता था, इसीलिए आशापुरी और दूसरे हमको मंदिर मिलते हैं। अब हम आ गए हैं 10वीं 11वीं शताब्दी में। आपने जरूर एक नाम सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, है ना? तो भोज के समय में आ गए, आज से ठीक 1000 साल पहले, ठीक है? तो एक राजा हुए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। तो ऐसा राजा जिसके जैसा कोई ना हो, इतना लोकप्रिय राजा, है ना, जो लोक हित में काम करे। तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए, जो राजा भोज थे उनकी राजधानी थी धार, है ना, इंदौर के पास में धार है, वो उनकी राजधानी थी। लेकिन ये पूरा जो मालवा एरिया है ना, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है और ये मालवा प्लेट्यू है, मालवा का पठार है ना। तो ये एरिया भी उन्हीं के अंडर में था, बहुत सारा था इसके बाहर भी, लेकिन ये उनका कोर एरिया था। तो एक कहानी आती है, कहते हैं कि राजा भोज को कोढ़ हो गया था। कोढ़ मतलब लिप्रेसी, स्किन सड़ने लगती है उंगलियों की, है ना, मालूम है ना। तो कहते हैं राजा भोज को कोढ़ हो गया था और किसी साधु ने उन्हें ये सलाह दी कि 9 नदियाँ 99 नाले जोड़कर एक तालाब बनाओ और उस तालाब में स्नान करो, स्नान करके शिव की आराधना करो, तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। और पता नहीं उन्हें कोढ़ हुआ था कि नहीं हुआ था, हमें नहीं मालूम, ये तो लोग कहते हैं। ये जरूर पता है कि राजा भोज की ब्रेन सर्जरी हुई थी आज से 1000 साल पहले, ये तो किताब में लिखा है। राजा भोज की लिखी हुई 82 बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। हम लोग एक किताब नहीं लिख पा रहे, वो 82 लिख गए, है ना, और इतने सारे युद्ध भी लड़ लिए, सब कुछ कर लिया और बहुत सारे निर्माण भी कर दिए। तो उनकी किताब में मिलता है कि उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, लेकिन कोढ़ हुआ था कि नहीं हमें नहीं मालूम। तो फिर क्या और ढूंढे? ये ढूंढते हैं कि क्या उन्होंने 9 नदियाँ 99 नाले जोड़कर कोई तालाब बनाया था? तो बनाया था। क्या शिव मंदिर बनाया था? हाँ बनाया था। तो वो कहाँ है? भोजपुर में। वेरी गुड, तो वो है भोजपुर में, है ना। भोजपुर में उनको एक तालाब बनाना था बहुत बड़ा, तो उन्होंने 9 नदियाँ और 99 नालों को सच में जोड़ा। आज हम लोग बात करते हैं ना कि नदियों को जोड़ो मोड़ो, अभी बेतवा के लिंक की बात हो रही है ना। 1000 साल बाद हम अभी 10 साल से यही करे जा रहे हैं कि जोड़ो जोड़ो जोड़ो, है ना। लेकिन राजा भोज ने उस समय जोड़ के दिखा दिया। वो कैसे किया, अब मैं भोपाल दिखा रही हूँ, है ना। तो ये जो तालाब है इसको हम बोलते हैं बड़ा तालाब जी। लेकिन वो जो तालाब राजा भोज ने बनाया वो था भीम तालाब, भीम ताल। भीम मतलब होता है बड़ा, है ना। अब इतना बड़ा तालाब कि ये तालाब जो है ना, ये सिर्फ 33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया घेरता है। कितना? 33 स्क्वायर किलोमीटर। और वो कितना घेरता था? 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 500 सोचिए कितना बड़ा होगा, समुद्र दिखता होगा, है ना। और उसमें 3 जिले मर्ज हुए, एक भोपाल, रायसेन और सीहोर का काफी बड़ा हिस्सा डूब गया। मेरा घर जहाँ है वो भी डूबा हुआ था, है ना, बाग मुगलिया, ठीक, वो भी डूबा था। तो अब इतने बड़े तालाब में पानी कैसे इकट्ठा करें? तो देखिए ज्योग्राफी की समझ क्या है राजा की। उस समय गूगल अर्थ नहीं है, ना ही कोई टोपोग्राफी है, ना कोई टोपोशीट है ना, ना टोटल स्टेशन है। फिर भी देखिए कैसे किया राजा भोज ने। पूरा 1000 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया जो था, ज़्यादा बड़ा एरिया, उसको पूरा प्लान किया। कैसे प्लान किया? उसके लिए उनकी कितनी समझ थी वो देखने लायक। उस तालाब में पानी भरना है तो उन्होंने प्लानिंग शुरू की, कैसे आएगा इसमें इतना सारा पानी, कैसे लाएं। तो सीहोर से, इधर सीहोर है, सीहोर से एक नदी आती है, कोलास नदी। कल मेरे साथ कुछ लड़कियां घूम रही थी ऐसे ही किसी और कॉलेज की। मैंने उससे पूछा कि भोपाल में कौन सी नदी बहती है, तो एक लड़की ने जवाब नहीं दिया कि कौन सी नदी बहती है। तो भोपाल में कौन सी नदी बहती है? कोलास नदी बहती है। कहाँ है वो? इसके अंदर है, इसके अंदर है। अगर आप 1000 साल पहले आए होते तो आपको यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही होती, वो पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीच में एक घाटी बनती है, उस घाटी में से बहते हुए एक नदी दिखाई देती है ना।
लेकिन आज नहीं दिख रही। क्यों? राजा भोज ने उस नदी के ऊपर एक डैम बना दिया। हम सब डैम के ऊपर खड़े हुए हैं, 1000 साल पुराने डैम के ऊपर खड़े हैं सब, है ना। तो क्या किया, यहाँ से जो कोलास नदी आती थी उसके कोर्स पर एक बहुत बड़ा डैम बना दिया। इसकी चौड़ाई 148 मीटर है। अभी हम उस तरफ का भी सिरा देखेंगे, एक सिरे पे है, दूसरा सिरा देखेंगे। और ऐसे लंबाई में 800 मीटर से ज़्यादा है। पॉलिटेक्निक से शुरू होता है, रेल घाट पे ख़त्म होता है ना। इस बांध के बन जाने से क्या हुआ, पानी रुकने लगा और बढ़ने लगा, है ना। जलस्तर भी बढ़ने लगा और ऐसे भी फैलने लगा और बन गया बड़ा तालाब। ये है बड़ा तालाब, ठीक है। अब कोई भी बांध टूट जाएगा अगर पानी का लेवल कंट्रोल आपने नहीं किया, तो कंट्रोल करना जरूरी था। तो भोज ने 2 तरीके से किया। एक तो इसके अंदर से एक कैनाल निकाली जो आज भी वर्किंग है। इसके नीचे से एक सुरंग जाती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये उसी सुरंग के पास बना हुआ है बिल्कुल। ये नीचे अंदर टिन का बना है जो, है वहीं से है सुरंग। और दूसरा जो था, ये जो वन विहार की पहाड़ी है, इसके पास से उन्होंने ओवरफ्लो जो था वो भीमकुंड की तरफ ले गए, भोजपुर की तरफ ले गए। कैसे ले गए? तो एक कहानी आती है, कहते हैं कि एक कल्याण नाम का गोंड था। उसने बताया कि जो ये इधर जंगल है, इसमें से एक नदी बहती है जंगल के बीच में से, तो उसमें इसका ओवरफ्लो मर्ज करा देते हैं आर्टिफिशियली। तो ये जो नदी है ये जाएगी भोजपुर के पास तक, बेतवा की ट्रिब्यूटरी है ये, है ना। तो राजा भोज ने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, गड्ढा पट्टा खुदवाया होगा, जगह की होगी, और वन विहार के पास से इसका ओवरफ्लो कल उस नदी में डलवा दिया, है ना। यानी इसका पानी उसमें बहने लगा। तो उस नदी का नाम पड़ा कल्याण स्रोत। आजकल हम उसे बोलते हैं कलिया सोत, है ना। ठीक है। तो कलिया सोत इसका पानी लेकर आगे बढ़ी। और आपने एक जगह का नाम सुना होगा, बंगरसिया, है ना, सीआरपीएफ में। वहां पर फिर से एक बांध बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये जो कलिया सोत नदी है जो इसका सारा पानी ले जा रही थी, वो भी ऐसे ही करती है। 2 पहाड़ियाँ आती है बंगरसिया में, उसके बीच में से निकलती हुई उत्तर दिशा में जाती थी। भोज को चाहिए था कि वो दक्षिण में जाए, तो इन 2 पहाड़ियों को घेरते हुए फिर एक बड़ा डैम बनाया, 1 किलोमीटर से बड़ा डैम। आप भोजपुर जाते हैं तो उसी डैम के ऊपर से जाते हैं, है ना। आजकल वो प्रोटेक्टेड भी हो गया है। तो अब उस डैम के बनने से ये जो नदी है ये 90 डिग्री पर मुड़ गई। नदी को 90 डिग्री पर मोड़ दिया, आज भी मुड़ी हुई है ना। ये अब मुड़कर ऐसे जाने लगी। और इस बीच में जब तक ये वहाँ जाती, तब तक कि सच में इसमें 9 नदियाँ मिल गई, आज भी मिलती हैं, है ना। जब ये सब 9 नदियों का पानी लेकर कलिया सोत आगे बढ़ी, तो यहाँ से आ रही थी बेतवा नदी। बेतवा है यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना है गंगा की ट्रिब्यूटरी, फिर आगे जाके हाँ उसमें गिरेगी, है ना। तो बेतवा में इस सारी नदियाँ मिलके गिर गई, यानी सब अपना अपना पानी ले जाके बेतवा में छोड़ दिया। अब बेतवा इन सब का पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, कहाँ था ये? भोजपुर में, जहाँ आजकल भोजपुर है वो। तो तीसरा बांध बना दिया, ऐसे ही 2 पहाड़ियों के वो बीच में एक दीवार बना के बांध बना दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इन 3 बांधों के बनने से ये जो पूरा एरिया था, क्योंकि ये प्लेट्यू है, इसमें पूरा पथरीला एरिया है ये, और पहाड़ियाँ, एक तरफ भीमबेटका की पहाड़ियाँ हैं, ऐसे ही सारी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। सिर्फ 3 आउटलेट थे, 3 छेद थे कटोरे में। एक ये था, एक बंगरसिया में था और एक भोजपुर में था। उन तीनों में बांध बना दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? अब इस कटोरे में छेद नहीं है और पानी आ रहा है पहाड़ियों से बह बह के, बारिश का पानी आ रहा है और 9 नदियाँ अपना पानी ला रही है और बन गया इतना बड़ा तालाब। जब बना होगा तो आप सोच सकते हैं पर्यावरण में क्या अंतर आया होगा, है ना। और फिर क्या हुआ? जहाँ इन 9 नदियों का संगम होता था, हाँ, वहाँ पर बनाया भोजपुर का शिव मंदिर, ठीक है। हम देखते हैं ना नदियों के पास में मंदिर होते हैं, क्योंकि वो तीर्थ माना जाता है ना। तो वहाँ पर इतना विशाल मंदिर बनाना शुरू किया, इतना बड़ा शिवलिंग रखा, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो 6.2 मीटर, और उस पर मंदिर बनाना शुरू किया। लेकिन किसी कारण से वो मंदिर इनकम्प्लीट रह गया, कभी पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है। यानी भीमकुंड तो पूरा था, मंदिर पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर वो मंदिर पूरा बनता तो वो दुनिया का सबसे विशालतम मंदिर होता। शिवलिंग देख के आप समझ सकते हो, है ना।
इतनी बड़ी प्लानिंग थी। और जो ये भीमकुंड का पानी है ना, उसकी दीवारों को टच कर रहा होता, इतना बड़ा होता है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ। तो फिर ये हुआ कि ये जो कैनाल निकल रही थी, यहाँ ये कैनाल को इस तरफ लाए, छोटे तालाब की तरफ, और फिर बसाया एक शहर जिसको हम आजकल बोलते हैं सिटी, चौक बाजार, है ना। तो चौक बाजार वाला एरिया बनाया गया, एक पूरा प्लान्ड टाउन। अगर आप अभी गूगल अर्थ से देखोगे ना, तो एक पूरा प्लान्ड टाउन दिखेगा। कैसा टाउन? तो बीच में अभी हमको दिखाई देती है जामा मस्जिद। तो जब जामा मस्जिद बनाई भोपाल के बेगम ने, तो उन्होंने लिखा, अपनी आत्मकथा लिखी है उन्होंने। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं जहाँ जामा मस्जिद बना रही हूँ वहाँ खंडर है, और उसमें मुझे एक अभिलेख मिला है पत्थर का। उस पत्थर के अभिलेख में लिखा है कि यहाँ पर रानी सालमनी ने, जो उदयादित्य की, राजा उदयादित्य की पत्नी थी, उसने एक सभा मंडल यानी यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक है, और उसमें 500 ब्राह्मणों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। यानी कि पढ़ाने के लिए 500 टीचर्स हैं, पढ़ने वाले तो कितने गुना रहे होंगे हम सोच सकते हैं, है ना। तो इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी और एक शिव मंदिर उन्होंने बनाया था, ऐसा उसमें बेगम ने लिखा कि उन्होंने पढ़ा। ठीक है, अब वो फ्लैग कहाँ है किसी को नहीं मालूम, पर उन्होंने लिखा कि मैंने देखा। ठीक है, अब क्या था कि जहाँ सभा मंडल था ठीक बीच में, उससे ऐसे सामने चारों रोडें थी, आज भी हैं। अग्रवाल साड़ी वाला और ये वाला वो वाला सब उसी रोड पर है ना। ग्रिड पैटर्न, हाँ ग्रिड पैटर्न पे, बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी रोडें हैं और 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं, और जहाँ पर जंक्शंस बनते हैं वहाँ पर दरवाजे थे। तो अगर आप भोज की किताब पढ़ें, सम्रांगण सूत्रधार, तो उन्होंने 8 प्रकार के टाउन प्लानिंग बताई है। उसमें से जो एक स्क्वायर प्लानिंग उन्होंने बताई है, बिल्कुल उसमें फिट बैठता है ना। तो वो था एक पुराना परमार काल का शहर, और ये जो मोट थी, ये जो सुरंग थी जिससे पानी निकलता था, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमती थी और छोटे तालाब जहाँ है वहाँ पर आती थी, है ना। तो अभी वहाँ पर सड़क है, ये जो चौकोर शहर है उसके चारों तरफ जो सड़क है ना, वो किसी समय खाई हुआ करती थी। सुरक्षा के लिए खाई बनाते हैं ना शहर के, तो वो खाई हुआ करती थी, बाद में वो रोड बन गई, खाई खाली वाली हुई जब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा हो रहा तो बता देना। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पुराना शहर था, बाद में कभी वो मंदिर मस्जिद जो था वो तोड़ दिया गया, उसके बाद में फिर वो जामा मस्जिद बन गई। अब शहर लगभग वैसे ही है, थोड़ा टेक्सचर बदला है, बस इतना सही है ना। और क्या हुआ? और ये हुआ कि हमको पता चलता है कि 1405 से 1435 तक एक मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। होशंग शाह ने, अभी ये जो भीमकुंड हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, गायब है अब तो इतना बड़ा, उसका ये फीडर लेक बच गया और वो नहीं दिख रहा। तो वो कहाँ गया? क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। होशंग शाह ने विदिशा और ये जो नर्मदापुरम है, जिसका नाम बदल के उसने अपने नाम पे होशंगाबाद किया, वो जीत लिया था। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा था, भोपाल और रायसेन वाला, भोजपुर वाला, ये वो जीत नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया कि वो जो तीसरा बांध था उसको तोड़ दिया। हाँ, तो बांध के टूटने से सारा पानी जो है वो बह गया, है ना। और जो इतने 300 साल में जो गाद जमा हुई थी वो आज भी जमा है ना। तो जब ये पानी बहा तो लोग आज लोगों से बात करोगे ना, तो वो कहेंगे कि जब बांध को होशंग शाह ने तोड़ा तो उसको तोड़ने में 3 महीने लगे, और उसको बहने में, पानी को बहने में 30 महीने लगे, है ना। और जो जमीन थी उसको सूखने में 3 साल लगे, है ना। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई देंगी। पर अगर उसको पढ़ो कि उसके समय उसके साथ में एक लेखक भी चल रहा था जिसने किताब लिखी मनाहिर महमूद शाही, वो बता रहा है कि हम कहाँ कहाँ युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है ना। तो उसमें लिखा है कि हमने विदिशा जीत लिया, हमने होशंगाबाद जीत लिया, बीच का ये हिस्सा रह गया, और गोंड जो है वो हमें जीतने नहीं दे रहे थे। वो आते, हमला करते और जंगलों में छुप जाते। तो हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है, एक बार उसके पास शिकायत जाती है विदिशा में कि जो नियंत्रण है पानी पर, जो बांध से नियंत्रित करते हैं पानी कब छोड़ना है कब लेना है, वो उस पर नियंत्रण नहीं छोड़ रहे थे गोंड, है ना। तो उसने क्या किया कि उसने को बहुत गुस्सा आया, वो गया, उसने लिखा कि मैं मांडू जा रहा हूँ
और मैं वहाँ पर सेना इकट्ठी कर रहा हूँ। उसने सेना, बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की, गोला बारूद जो भी था उस समय इकट्ठा किया और यहाँ आया और उसने बांध टूटने से सारा पानी खत्म। आप जानते हैं जो भोपाल का बड़ा तालाब है ये रामसर साइट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वाटर बॉडी। वो इसलिए कि ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इतनी बायोडाइवर्सिटी दुनिया में कुछ ही वाटर बॉडीज में है। इतनी किस्म की मछलियाँ, कछुए, मगरमच्छ, ये वो, और अब तो हमारा शहर जो है वो अर्बन टाइगर के लिए भी जाना जाता है। पानी नहीं होता तो ना हम होते ना अर्बन टाइगर होता, है ना। सब चीज़ें, सारी बायोडाइवर्सिटी और जो जलीय जीव, पौधे, ये सब इसमें कई तो ऐसे हैं जो विलुप्त से बायोडाइवर्सिटी पे हाईएस्ट इस पे रखा हुआ है ना। तो अगर वो भीमकुंड होता तो वो कितनी तो कृषि भूमि सींच रहा होता और कितने ही तरीके की हमारे पास जातियाँ, प्रजातियाँ और हैबिटेशन एरियाज होते, है ना। तो एक जो राजा है वो क्या दे सकता है, ये देखने वाली बात है। इसीलिए हमने हमारे भोपाल का नाम रखा भोजपाल। भोज की बनाई हुई है पाल है ना, बांध, दीवार, है ना। तो भोजपाल बोलते 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 वो कभी भोपाल हो गया, ठीक है। तो अब अपन चलेंगे कमला पार्क में उस तरफ। भोज के बाद क्या हुआ वो देखेंगे। मजा आया हो तो तालियां नहीं आया तो